प्यारे बच्चों, मैं कीर्ति आर्या, सहायक अध्यापिका चंपा देवी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हरनई से आप सभी बच्चों का वर्चुअल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जिस पाठ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारा पाठ है सिलाई किट एवं वस्त्र निर्माण कला। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वस्त्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वस्त्र की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को ढकती है और हमें सुंदर बनाती है। तो बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग के अंतर्गत हम लोग सिलाई कला क्या है, उसको किस तरह प्रयोग किया जाता है, विभिन्न टाँकों के बारे में जो कि हाथ से और मशीन से किए जाते हैं, एवं इसमें जो हमें सावधानियां रखनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एवं भाग 2 में हम लोग ड्राफ्टिंग, कटिंग और इनकी सावधानियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावना: सिलाई कला का परिचय, घर पर सिलाई के लाभ, सिलाई किट के उपकरण, सिलाई के टाँके, सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें एवं अभ्यास कार्य की चर्चा इस भाग में हम लोग करेंगे। बच्चों, वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवास, वस्त्र एवं भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके बिना कोई भी व्यक्ति निर्वाहन नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। तो वस्त्र हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्रों का हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं एवं हमें आत्मविश्वासी बनाते हैं। हम सामने यदि कोई व्यक्ति हमें कहता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, तुम्हारा वस्त्र बहुत सुंदर लग रहा है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और हम उसी समय आत्मविश्वास से भर जाते हैं। वस्त्र विभिन्न प्रकार के मौसमों में हमारी रक्षा करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं और उसी के अनुरूप अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग हम करते हैं। वस्त्रों को तैयार करने के लिए सिलाई कला का ज्ञान आवश्यक है। सिलाई कला का ज्ञान आवश्यक एक गृहिणी के लिए भी है एवं अगर हम इसको एक व्यवसाय के रूप में करें तो बुटीक या दर्जी आदि के रूप में हम इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं और इसके ज्ञान से हम धन अर्जित भी कर सकते हैं और इसके अलावा धन बचा भी सकते हैं। सिलाई के अंतर्गत वस्त्रों की नाप के अनुसार कपड़ा काट के सिलना शामिल है। सिलाई कला है क्या? सिलाई कला में हम कपड़ों को नाप के अनुसार काटते हैं एवं उसको सिलते हैं, इसी को हम लोग सिलाई कला कहते हैं। वस्त्र की अच्छी फिटिंग एवं फैशन आवश्यक है। हम जानते हैं कि हम फैशन के एक युग में रह रहे हैं। 21वीं शताब्दी यानी फैशन का युग है, तो हम उसी के अनुरूप रहते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे वस्त्र अच्छी फिटिंग, अच्छी डिजाइन के और समय के अनुरूप हों। बच्चों, अब सबसे पहले पता कर लेते हैं कि सिलाई कला है क्या चीज। 2 या 2 से अधिक कपड़ों को सुई एवं धागों की सहायता से नाप के अनुसार काट के जोड़ना सिलाई कला कहलाता है। बच्चों, कपड़ा होता है, कपड़े को जब हम वस्त्र में परिवर्तित करते हैं तो किसी निश्चित नाप के अनुसार उसको ड्राफ्टिंग करके काटते हैं और फिर उसको सुई धागे की सहायता से, चाहे वो हाथ से हो चाहे वो मशीन से हो, उसको सिलते हैं और उसी कला को हम लोग सिलाई कला कहते हैं। सिलाई हाथ एवं मशीन दोनों प्रकार से की जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सिलाई मशीन से भी की जाती है एवं हाथ से की जाती है। हाथ से की जाने वाली सिलाई के टाँके मुख्यतः सजावटी होते हैं, यानी जब हम वस्त्र बनाते हैं तो हमें सिलाई मशीन का प्रयोग करते हैं और जब उस वस्त्र को सुंदर बनाते हैं, उसमें कोई कढ़ाई करते हैं, तो वो हमारे हाथ द्वारा की जाती है। सिलाई मशीन से की जाने वाली सिलाई के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, यानी जो वस्त्र हमें पहनना है, जिनकी सिलाई पक्की होनी चाहिए, उनका निर्माण हम लोग सिलाई मशीन द्वारा करते हैं। सिलाई मशीन में विभिन्न कढ़ाई भी की जाती है। इसके अलावा हाथ की कढ़ाई के साथ साथ सिलाई मशीन से भी कढ़ाई की जाती है, जिससे हमारा जो वस्त्र है वो बहुत सुंदर लगता है और अलग अलग रंगों का प्रयोग इसमें धागों का किया जाता है। सिलाई एक कला है जिसका ज्ञान सदैव लाभकारी होता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो सदैव लाभकारी है। हम लेटेस्ट फैशन के हिसाब से उसके अनुरूप अपने के लिए एक वस्त्र सिल सकते हैं, पैसे
खर्च करने की बजाय हम बचत उसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी आय का एक मुख्य साधन भी हो सकता है। बच्चों, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि घर पर सिलाई करने से क्या लाभ है। अभी हमने चर्चा की कि सिलाई को हम लोग व्यवसाय के रूप में भी कर सकते हैं, इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे दर्जी हो, कोई दर्जी है या किसी ने बुटीक खोल रखा है, फैशन हाउस खोल रखा है, तो ये हम बाहर से जब वस्त्र सिलवाते हैं तो हमें वो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसका दाम चुकाना पड़ता है, सिलाई देनी पड़ती है। इसके अलावा वो समय से हमें प्राप्त नहीं हो पाता। यदि हमें कोई अति आवश्यक कार्य है और हमको तुरंत ही कुछ नए कपड़े सिलवाने हैं या सिलने हैं, तो दर्जी हमें वो समय पे हमारे अनुरूप नहीं देता है। तो उसके लिए हमें समय की आवश्यकता होती है, जो कि हमें घर पे यदि हम सिलाई कला जानेंगे तो हम घर पर ही सिल सकते हैं। उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार किया जा सकता है। जो भी वस्त्र है यदि हम घर पर तैयार करते हैं तो हम अपने अनुरूप, अपनी बॉडी, अपने शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार ढीला, कसा या फ्रिल वाला, जेब वाला, किसी भी प्रकार का अपनी इच्छा से उसको सिल सकते हैं। इसके अलावा समय की बचत होती है। यदि हम कपड़ा किसी को सिलने के लिए देते हैं तो उसके अनुरूप ही, उसके समय पे ही वो वस्त्र हमको मिल पाता है। परंतु यदि हमें ये ज्ञान होगा, इसके सिलाई कला के बारे में जानकारी होगी, तो हम समय की बचत करते हुए इसको घर में ही सिल लेंगे और अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा धन की बचत होती है, हमें धन खर्च नहीं करना पड़ता है, और अगर इसको हम व्यवसाय के रूप में कर लें तो हमें और आय इससे हो जाती है। मजबूत एवं टिकाऊ, बाजार से भी हम कपड़े लाते हैं तो उसकी सिलाई कुछ कच्ची रहती है, जिसको हम मशीन चला के मजबूत व टिकाऊ कर लेते हैं। इसके अलावा दर्जी भी कभी कभी कुछ त्रुटियां कर देता है, कुछ गलतियां कर देता है, जिनसे कपड़ों में कुछ मजबूती कमी हो जाती है। परंतु यदि हम घर पे यही कार्य करते हैं तो विशेष ध्यान देते हैं और हम जो है उसको मजबूत और टिकाऊ बना लेते हैं। इच्छा अनुसार सुंदर एवं कलात्मक वस्त्रों के निर्माण, क्योंकि जो वस्त्र हमारे होते हैं वो हमारी व्यक्तित्व को निखारते हैं, संवारते हैं, तो हम चेष्टा करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे वस्त्रों को पहने, वो अच्छे लेटेस्ट डिज़ाइन के हों। तो उसके लिए यदि हम घर में करते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग फ्रिल्स, डिज़ाइंस का प्रयोग करके अपने वस्त्र को सुंदर बना सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। भावनात्मक संतोष की अनुभूति, बच्चों यदि कोई गृहिणी अगर घर में कोई वस्त्र सिलती है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, तो उसको एक भावनात्मक संतोष मिलता है कि ये वस्त्र मैंने अपने बच्चे के लिए बड़े लाड से बनाया है। जिस प्रकार से भोजन पकाने के लिए भी कहा जाता है कि यदि भोजन प्रसन्नता से बनाया जाए तो वो खाने वाले व्यक्ति को अच्छा लगता है और संतुष्टि प्रदान करता है, उसी प्रकार यदि वस्त्र जो है घर की गृहिणी द्वारा बनाया गया हो तो उसको भावनात्मक संतोष प्रदान करता है। बच्चों, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हमारी सिलाई किट के बारे में। हमने चर्चा कर ली कि सिलाई कला होती क्या है। तो सिलाई कला में बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे सामान होते हैं जिनका प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिनके बिना सिलाई असंभव होती है। तो वो उपकरण या वो सामान जिसके अभाव में सिलाई ना हो सके, उसका जब एक साथ इकट्ठा करते हैं, उन चीज़ों को एक किट, उसकी किट तैयार करते हैं, उसी को हम लोग सिलाई किट कहते हैं। यानी सिलाई में जो सामान प्रयोग होने हैं, जो उपकरण प्रयोग होने हैं, उसका एक स्थान पर रखना, वही हमारी सिलाई किट होती है। घर पर सिलाई के लिए सिलाई के सभी उपकरणों का रहना अनिवार्य होता है। आवश्यक है कि इन उपकरणों का एक जगह एकत्र करके रखा जाए, जिससे सुविधाजनक तरीके से सिलाई की जा सके। यदि सामान इधर उधर बिखरा होगा तो हमें हर चीज़ को ढूंढने के लिए समय वेस्ट करना पड़ेगा, इधर उधर उठना पड़ेगा, जिससे हमारी एकाग्रता भंग होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें सारी चीज़ें, जो भी उपकरण हमें ज़रूरी है, जो भी सामान हमें ज़रूरी है, वो एक जगह इकट्ठी करके रखनी चाहिए। बॉक्स, थैले, डिब्बे या गत्ते को सिलाई सामग्री सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। वह बॉक्स या डिब्बा जिसमें सिलाई से संबंधित सभी उपकरण अथवा सामग्री एक साथ रखी जाए, उसे ही हम सिलाई किट कहते हैं। अब बच्चों, सिलाई किट के बारे में हमने जान लिया कि सिलाई किट होती क्या है। अब आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कि सिलाई में क्या क्या चीज़ें प्रयुक्त होती हैं और किन सामानों को हम सिलाई किट में रख सकते हैं। तो बच्चों चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। सिलाई किट में निम्न उपकरण होते हैं।
पहला है बड़ी कैंची। बच्चों, कैंची का मुख्य कार्य होता है कपड़े को काटना। ये बड़ी कैंची जो होती है, ये इससे वस्त्र को हम काटते हैं और ड्राफ्टिंग के हिसाब से वस्त्र को काट के उसको सिलने के लिए हमें सबसे पहले कैंची का प्रयोग करना पड़ता है। कपड़ा काटने के काम आती है, कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है एवं जो बड़ी कैंची होती है उसका एक सिरा लंबा होता है, नुकीला होता है और दूसरा चौड़ा होता है और यह पीतल, लोहे या स्टील की बनी होती है। इसके अलावा छोटी कैंची भी एक छोटी आकार की कैंची होती है जिसके दोनों फलक नुकीले होते हैं और धागा, जेब आदि काटने के काम आती है। यह 10 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा दोनों फलक नुकीले होते हैं। यह भी स्टील की अथवा प्लास्टिक की बनी हुई आती है। बच्चों, इसके बाद सबसे जरूरी आता है हमारा एक और सामान जिसके बिना सिलाई संभव नहीं है, वो हमारी सुई है। सिलाई करने के लिए आवश्यक होती है, यानी बिना सुई के कोई भी वस्त्र, चाहे मशीन हो चाहे हाथ हो, हम सिल नहीं सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की अर्थात यह मशीन की होती है एवं हाथ की सुई होती है। मशीन की सुई में नीचे की ओर छेद होता है जिसमें हम धागा डालते हैं एवं हाथ की सुई में ऊपर की तरफ छेद होता है जिसमें हम धागा डाल के सिलाई का कार्य करते हैं। मशीन की सुई में नीचे व हाथ की सुई में ऊपर की ओर धागे के लिए छिद्र होता है। सभी प्रकार की सुइयों का एक सेट सिलाई किट में रखना अनिवार्य होता है, यानी बहुत तरह तरह की सुइयां होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं एवं अलग अलग वस्त्रों के अनुसार सुइयों का चयन करना चाहिए। तुरपाई के लिए अलग सुई, जीन्स का कपड़ा सिलने के लिए अलग सुई, साधारण कपड़े के लिए अलग सुई। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें अलग अलग प्रकार की सुइयों का एक बॉक्स आता है, उसको अपनी सिलाई किट में रखना चाहिए। अब धागे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। धागे बच्चों तंतु से बना एक लंबा रेशा होता है जो एक रील में पिरोया होता है, रील में बंधा होता है, जिसका प्रयोग हम लोग सिलाई में करते हैं। चाहे वो सिलाई हो, चाहे कपड़े सिलने के लिए हो या कढ़ाई हो, दोनों ही प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। सफेद एवं अन्य समस्त समान रंगों के धागे सिलाई किट में सदैव उपलब्ध रहने चाहिए। ये जो धागे होते हैं ये सफेद रंग के भी होते हैं और अलग अलग रंगों का भी ये होते हैं और इसका चयन जो है हमें वस्त्र के अनुसार करना चाहिए। कपड़े के रंग के मिलते जुलते रंग के धागे का सिलाई में उपयोग किया जाता है। सिलाई के धागे मजबूत तथा पक्के रंग वाले ही होने चाहिए। सिलाई के धागे यदि पक्के रंग के नहीं होंगे और मजबूत नहीं होंगे तो सिलाई करते समय कच्चे धागे बार बार टूटेंगे, जो कि हमें परेशान करते हैं, हमारी एकाग्रता भंग करते हैं और हमारे कार्य पे असर डालते हैं, हमारा कार्य खराब हो जाता है। इसके अलावा यदि पक्के रंग के नहीं होंगे तो रंग छूट जाएगा, जिससे हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यानी जो वस्त्र हमने सिलाई या वस्त्र जिस पर हमने कढ़ाई की है उससे रंग निकल जाएंगे और उसमें धब्बे पड़ जाएंगे, जो कि वस्त्र हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए सदैव पक्के रंग एवं पक्के धागों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि हमने जो वस्त्र बनाना है उसके लिए पहले हमें एक कपड़े का प्रयोग करना पड़ता है। उस कपड़े को नाप के अनुसार काटना पड़ता है। तो नाप लेने के लिए हम इंची टेप या फीते का प्रयोग करते हैं। इसे मीट्रिक टेप भी कहते हैं। प्राय प्लास्टिक, फाइबर या धातु से बना होता है या नाप लेने के लिए आवश्यक होता है या लचीला होता है। इससे मोहरी, गले आदि की नाप लेने में सुविधा रहती है। इस पर नाप इंच तथा सेंटीमीटर में अंकित रहता है। यानी इंची टेप एक लचीला पदार्थ का बना हुआ होता है ताकि ये गोल घूम सके, जिससे हम अपने गले की, मोहरी की नाप को ले सकें। इसके अलावा इसके एक तरफ सेंटीमीटर में और एक तरफ इंचेस में मार्क रहता है। कागज, रबर व पेंसिल, इसका प्रयोग हम ड्राफ्टिंग करते समय प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से हम ड्राफ्टिंग करके कपड़े को बचा सकते हैं नाप के अनुसार, एवं अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको रबर से मिटा सकते हैं और पेंसिल से पुनः बना सकते हैं, जिससे कि जब हम उसको वस्त्र पर काटते हैं या चिन्ह लगाते हैं तो कोई भी त्रुटि नहीं होती है और हमारा वस्त्र सही फिटिंग का बनता है एवं वेस्ट भी नहीं होता है।
अब बच्चों आल पिन या सेफ्टी पिन या अलग अलग प्रकार की पिन का प्रयोग भी वस्त्र को काटते समय या सिलते समय किया जाता है। पीतल की बनी ये पिन वस्त्र की सिलाई एवं कटाई के लिए बहुत उपयोगी है। लकड़ी के बोर्ड अथवा मेज पर कपड़ा फैलाकर ये पिन लगा दी जाती है, जिससे कि काटते समय कपड़ा इधर उधर ना सरके। फिंगर कैप, ये हमारी अंगुलिस्ताना अथवा फिंगर कैप धातु अथवा प्लास्टिक का बना होता है या दाहिने हाथ की मध्यमा के आकार का होता है तथा हाथ से सिलाई करते समय सुई की चिभन से सुरक्षा प्रदान करता है। यह हम अपनी उंगली में पहन लेते हैं ताकि यदि हम हाथ से इसका प्रयोग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो ये जो सुई की नोक है वो हमारे चुभे नहीं और हमें क्षति ना पहुंचे। इसके बाद बच्चों मिल्टन चौक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी कि चौकोर, तिकोनी, गोलाकार कई आकार में होती है एवं कई रंगों में होती है। इसका प्रयोग हम ड्राफ्टिंग के लिए निशान बनाने के लिए करते हैं और ये इससे निशान जो होता है वो चमकदार होता है परंतु स्थायी नहीं होता है। विभिन्न रंगों के आयतकार तिकोनी मिल्टन चौकों का प्रयोग कटिंग करते समय विभिन्न नापों अथवा आकारों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। मिल्टन चौक द्वारा लगाए गए निशान साफ चमकते हैं परंतु ये पक्के नहीं होते, इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों मिल्टन क्लॉथ या नीले रंग का एक कपड़ा होता है। इसका प्रयोग नाप एवं कटिंग को सीखने के लिए किया जाता है ताकि त्रुटि होने पे ये वस्त्र खराब होता है और जिस कपड़े जो मेन कपड़ा है जिसको हमें काट के सिलना है वो खराब नहीं होता है। यानी ये रफ वर्क के लिए ये जो मिल्टन क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसके बाद कुछ अन्य उपकरण हैं जिनके प्रयोग के बिना हमारी सिलाई नहीं हो सकती है। उनमें से है एक सिलाई मशीन। सिलाई मशीन को आप लोगों ने घरों में देखा ही होगा। आप लोग पूरे ज्ञान के हिसाब से जानते हैं कि सिलाई मशीन अनेकों पुर्जों से बनी होती है और इसका कार्य सिलाई करना होता है। दो कपड़ों को एक साथ सिलना होता है। यह हाथ और पैर दोनों से चलाई जाती है। इसके अलावा आजकल आधुनिक रूप से मोटरों का प्रयोग भी सिलाई करने के लिए किया जाता है। यह सिलाई का सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। यह प्राय दो प्रकार की होती है, हाथ से चलाने वाली तथा पैरों से चलाई जाने वाली। अब विद्युत चालित सिलाई मशीन भी बाजार में उपलब्ध हैं। मेज, बच्चों मेज का प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि हमें कपड़ा काटने के लिए एक समतल स्थान की आवश्यकता होती है। यदि ऊंचा नीचा जगह होगी तो हमारा कपड़ा सिकुड़ जाएगा या फिसल जाएगा जिससे वो गलत कट जाएगा। तो उसके समतलता प्रदान करने के लिए, समतल स्थान प्रदान करने के लिए मेज का प्रयोग किया जाता है। प्राय कपड़े को मेज पर फैलाकर और खड़े होकर काटा जाता है। सिलाई की मेज प्राय लकड़ी की बनी होती है या लगभग 1 मीटर चौड़ी व 1.5 मीटर लंबी होती है। यदि सिलाई कार्य भूमि पर बैठकर करना हो तो मेज के स्थान पर एक लकड़ी का पटरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों इसके बाद हमने कपड़ा काटना है। कपड़ा काटने के लिए हमें ये जरूरी होता है कि कपड़ों में सिलवटें ना हो। यदि कपड़े में सिलवटें होंगी तो उसकी नाप के अनुसार जब हम उसको वस्त्र बनाने के लिए काटेंगे तो वो उचित रूप से नहीं कटेगा, गलत कट जाएगा। तो इसलिए प्रेस का होना आवश्यक है। प्रेस अर्थात इस्त्री। कपड़े की सिलवटें निकालने तथा उसे सीधा करने के लिए प्रेस की आवश्यकता होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है, विद्युत चालित तथा कोयले से गर्म होने वाली। यह आप सभी ने सामान्यता देखा होगा। स्क्वायर, समकोण या गुनिया। यह उपकरण समकोण का चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के एल के समान होता है। यानी ये अंग्रेजी का जो एल शब्द है उसके आकार का होता है और इसका प्रयोग अलग अलग निशानों को एक साथ मिलाने के लिए, चाहे वो तिरछी लाइन हो चाहे गोलाई से हो, उनको मिलाने के लिए किया जाता है। इन सभी उपकरणों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बटन, हुक, चेन, बकरम आदि का प्रयोग भी सिलाई में किया जाता है। इनका प्रयोग करके हम अपने वस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं एवं उसको सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोगों ने सिलाई किट के बारे में चर्चा कर ली, सिलाई क्या है इसके बारे में चर्चा कर ली, सिलाई मशीन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सिलाई के टाके किस प्रकार के होते हैं। वस्त्रों के टुकड़े को जोड़ते समय कभी कभी हाथ की सिलाई भी करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया।
सिलाई में किस टांके का प्रयोग कहाँ पर किया जाए वह कपड़े के प्रकार पर तथा वस्त्र में किस स्थान पर प्रयोग किया जाना है इस बात पर निर्भर करती है। यानी वस्त्र पे बीच में यदि कोई डिजाइन डालनी है, बीच में सिलाई करनी है, तो वहाँ किस तरह के टांकों का प्रयोग होगा, किनारों पे, उस वहाँ पे, गले पे, नीचे फ्रिल में, इन सब जगहों पे अलग अलग प्रकार के टांकों का प्रयोग किया जाता है। आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये टांके कई प्रकार के होते हैं। कच्चा टांका, यह टांका दो टुकड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के काम आता है। इसमें एक लकीर रहती है जिसमें एक जगह छूटी रहती है, यानी कार्य करता है। इसके अलावा बच्चों, सादा टांका कच्चे टांके के समान परंतु पास पास व छोटे लगाए जाते हैं एवं रेशमी कपड़ों को जोड़ने के लिए उत्तम होता है। यानी इनको हम रेशमी कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। बखिया अत्यंत मजबूत एवं छोटे टांके होते हैं। मशीन के अभाव में संपूर्ण वस्त्र का निर्माण भी इस टांके से संभव हो सकता है। यदि किसी कारणवश मशीन नहीं है तो बखिया का प्रयोग करके हम लोग पूरे वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मजबूती ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके टांके छोटे छोटे होते हैं। तुरपाई किनारों को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए ये छोटे टांके प्रयोग होते हैं या उल्टी तरफ से होते हैं एवं सीधी तरफ से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यानी इनको करने का तरीका होता है, हम उल्टी तरफ से करते हैं और सीधी तरफ बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इनका प्रयोग हम लोग गले की तुरपन के लिए, गला बनाने के लिए, अथवा फ्रॉक के नीचे तुरपन करने के लिए, आस्तीन की तुरपन करने के लिए, फॉल लगाने आदि के लिए करते हैं। फ्रॉक ब्लाउज की आस्तीन के नीचे तथा गले व घेर में प्रयोग होते हैं। बच्चों, इसके बाद काज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम सभी ने देखा होगा, जब हमने शर्ट पहना हो या विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहना होगा तो उसमें बटन लगाने के लिए एक छेदनुमा आकार होता है जो कुछ धागों से बंधा हुआ रहता है। यानी इस तरह से उसको सिला जाता है कि वो खराब ना हो और उसके जो कपड़े वस्त्र के जो धागे हैं वो रेशे निकले नहीं। तो उसी को हम लोग काज कहते हैं। यानी बटन को जिस छेद में डाला जाता है उसको हम लोग काज कहते हैं। जिन कपड़ों में बटन लगे होते हैं उनमें बटन डालने के लिए काज बनाए जाते हैं या दोहरी पट्टी पर हाथ से बनाए जाते हैं। काज का टाका सरल है, फिर भी सफाई से काज बनाना एक कला है, क्योंकि यदि सफाई से नहीं होगा, क्योंकि ये सामने ही दिखता है, तो यदि काज साफ सुथरा सुंदर नहीं बना होगा तो हमारे वस्त्र में सुंदरता कम हो जाती है। अब बच्चों, चर्चा कर लेते हैं हमारे फैंसी टाकों के बारे में। साटिन स्टिच, इसका प्रयोग फूल पत्ती तथा अन्य डिजाइनों को भरने के लिए होता है। इसकी कढ़ाई कपड़े पर उभरी हुई होती है। साड़ी इत्यादि की कढ़ाई में साटिन स्टिच का बहुधा उपयोग किया जाता है। साटिन स्टिच से कोई भी चीज भर देती है, कोई भी डिजाइन उसको भर दिया जाता है। इसको हिंदी में भरवा कढ़ाई भी कहते हैं। बटन होल स्टिच, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बटन होल, जिस तरह से बटन होता है उसके छेद इस डिजाइन में होता है, इस कढ़ाई में होता है। तो इसमें कांच के समान छोटे छोटे फूल बनाए जाते हैं। सुई से आगे की ओर धागा करके बार बार एक ही छेद में निकाले जाते हैं, जिससे कि बीच में एक छेद बन जाता है। चेन अथवा जंजीरा स्टिच, कश्मीरी कढ़ाई में इस प्रकार के स्टिच का प्रयोग विशेष रूप से होता है। इसमें टाकों द्वारा जंजीर अथवा चेन के समान कढ़ाई की जाती है। जिस प्रकार से हमने चेन देखा है, लोहे की चेन देखी है, उसमें कड़ी कड़ी आपस में जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार ये कड़ियां धागों से बनाई जाती हैं और इसको हम लोग चेन स्टिच या जंजीरा कढ़ाई कहते हैं। लेजी डेजी स्टिच, ये लगभग चेन स्टिच के समान बनाए जाते हैं। इसमें धागे सुई के ऊपर से लाया जाता है। इसका उपयोग छोटे छोटे फूल पत्ती बनाने के लिए किया जाता है। स्टेम स्टिच, इस प्रकार के स्टिचों का उपयोग दिशा, लंबाई अथवा दूरी के अनुसार किया जाता है। इसमें टाकों के पास बार बार सुई निकाली जाती है। प्राय इससे फूल की डंडियां बनाई जाती हैं, यानी ये लंबाई में होता है, इसीलिए फूलों की डंडियां या कोई भी आयताकार या गोला इससे बनाया जाता है। अब बच्चों, हम लोगों ने टाकों के बारे में चर्चा कर ली। जो सजावटी टाके हैं उनके बारे में, साधारण टाके उनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वस्त्र सिलते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। क्योंकि जब हम वस्त्र सिलते हैं तो यदि हमारा
कपड़ा गलत कट जाता है तो हमारा वस्त्र सही से सिल नहीं पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। तो ये बहुत उपयोगी हो जाता है, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि वस्त्र सिलने से पूर्व और सिलते समय हम कुछ निश्चित बातों का यदि ध्यान देंगे तो हमारे वस्त्र कभी गलत नहीं होंगे और वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होगी, यानी किसी भी चीज़ का व्यर्थ कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। तो इसके लिए इसका जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सिलाई करते समय हाथों को साफ कर लेना चाहिए जिससे कपड़ा गंदा ना हो, यानी कि हम कपड़ा जब सिलने जा रहे हैं तो अपने हाथ को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा हाथ गंदा होगा तो हाथ की गंदगी कपड़े पर लग जाएगी और वो मैला हो जाएगा। कपड़े के अनुसार सुई का चयन करना चाहिए, अर्थात यदि कपड़ा मोटा है तो मोटी सुई, जैसे जीन्स आदि के लिए मोटी सुई, कॉटन आदि के लिए साधारण सुई, इनका प्रयोग कपड़े के अनुसार ही करना चाहिए। सिलाई किट का उपयोग करना चाहिए, इससे समय एवं श्रम की बचत होती है, क्योंकि इससे पूर्व मैंने जब सिलाई किट बता रही थी तो बताया था कि जब सारे सामान सिलाई किट के एक साथ हैं तो वो हमें एक साथ मिल जाते हैं तो हमारे समय की बचत हो जाती है। कपड़ा सिलते समय नाप के निशान का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। धागे मजबूत एवं कपड़े के रंग का होना चाहिए, इससे पूर्व में मैं चर्चा कर चुकी हूँ इसके बारे में। रेशमी कपड़ों को सिलते समय पहले कच्चे टाके से जोड़ लेना चाहिए और उसके बाद, ताकि कपड़े फिसले ना, इसलिए रेशमी धागों से इसको जोड़ लेना चाहिए। और सिलते समय बैठने की मुद्रा व रोशनी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिलाई करते समय यदि हमारा पोस्चर गलत होगा हमारे शरीर पे उसका कुप्रभाव पड़ेगा। बच्चों, इन सभी चर्चाओं के बाद अब हमारा जो कार्य है, हमें अपने आप को स्वयं मूल्यांकन करना है कि हमने इस पाठ से, इस भाग से क्या क्या सीखा। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। घर पर सिलाई करने से क्या क्या लाभ है बताइए, या लिखना है आपको इसको बच्चों। सिलाई किट किसे कहते हैं, इसमें रखने वाले उपकरणों के नाम व उपयोगिता बताइए। और हाथ की सिलाई के 4 टांकों के नाम व उनके प्रयोग के बारे में बताइए। बच्चों, सेकेंड भाग में इसी पाठ के हम लोग अगली बार फिर से मिलेंगे। आशा करती हूँ ये पाठ आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद।